बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पोर्शन इस टॉपिक का हमने किया था, फर्स्ट लेक्चर। उसमें हमने जर्नल, डोमेन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ओरिजिन डिस्कस की थी और बेसिस डिस्कस किए थे, किस बेस पे वो क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है, और कौन से डोमेन बनाए गए और जो ट्री बनाई थी वो डिस्कस की थी। अब हम जो 3 मेन डोमेन बनाए थे उनके मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे कि और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, यानी आर्किया बैक्टीरिया से किस तरह डिफरेंट है, क्यों इसको अलहदा डोमेन बनाया गया, वो थोड़ा बहुत हमने आगे डिस्कस भी किया। हाँ, यहाँ पे हम फीचर्स ऑफ each and every domain डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, the word archaea is derived from the Greek word archaeos meaning ancient or primitive, यानी इसको ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म भी कहते थे। दे रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म, इस वजह से ये नाम दिया गया है। आर्कियाज से लिटरल मीनिंग उसकी है एंशियंट या प्रिमिटिव, बिकॉज सम आर्किया एक्सेप्ट वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, इसी वजह से इसको आर्किया का वर्ड या नाम दिया गया, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पुराने कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी ओल्डेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव लाइफ यानी आगे हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमोफाइल्स एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह पे रहते हैं, जो अर्थ के स्टार्ट कंडीशंस थे, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं था, तो इसमें आजकल भी वो फीचर मौजूद है, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया आर्किया। सेकंड कैरेक्टर, दे आर प्रोकैरियोटिक, वो आप जानते हैं किंगडम मोनेरा में ये पहले रखे गए थे। तो ऑल द आर्किया आर प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब नो ट्रू न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इन देयर सेल्स। क्लियर? तो दे आर प्रोकैरियोटिक, all the archaea are prokaryotic and all of them are microbes as well. Unlike the bacteria and the eukarya, the archaea have membranes. Membrane से मुराद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इनके सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं उनमें कुछ मेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। वो क्या है? The archaea have membranes, या the cell membrane of the archaea composed of branched hydrocarbon chains. हाइड्रोकार्बन आप जानते होंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, कार्बन कार्बन चेन्स होते हैं ये। अब ये हाइड्रोकार्बन चेन्स, इसी तरह कार्बन कार्बन चेन्स उधर भी होते हैं यूकेरिया में और बैक्टीरिया में भी, लेकिन एक तो वो ब्रांच नहीं होते, दूसरे वो फैटी एसिड्स लाइक होते हैं, यानी फैटी एसिड से बने होते हैं ज़्यादातर। वो ज़्यादा डिटेल छोड़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, आगे एक डायग्राम भी आ जाएगा उसमें, लेकिन इतना याद रखिए कि द आर्किया हैव मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होते हैं या सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, उनके अंदर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में आप जानते हैं कि आम तौर पे 2 फैटी एसिड चेन्स होते हैं, तो इनमें वो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं और वो ब्रांच्ड होते हैं। और बाज़ आर्किया में तो ब्रांच के साथ साथ उनमें रिंग्स भी होते हैं उस चेन्स में। सो मैनी आल्सो कंटेनिंग रिंग्स विद इन द हाइड्रोकार्बन चेन्स अटैच्ड टू द ग्लाइसरोल। सेकंड डिफरेंस, एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं या रिंग्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं, उसमें जगह जगह पे रिंग्स भी होते हैं। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ग्लाइसरोल के साथ ये ईथर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स in the membrane, in the phospholipids of the membranes of the archaea are actually branched and they are attached with the glycerol with the ether linkage. आमतौर पे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये आप देख सकते हैं, ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इसमें एक ग्लिसरोल होता है, ये ग्लिसरोल मॉलिक्यूल है, ये
ये ग्लाइसरोल मालिक्यूल है 3 कार्बन CH2OH CH2OH CH2OH। तो यहाँ पे आम तौर पे हमारे केस में या जितने भी यूकेरियोट्स है और बैक्टीरिया उनमें ये चेन्स है, ठीक है। द बैक्टीरिया एंड द यूकेरिया हैव मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, ये मैंने बताया था। इनमें फैटी एसिड चेन होता है। अब ये आगे बता दिया कि यूकेरियोट्स में और बैक्टीरिया में दो हाइड्रोकार्बन चेन्स के बजाय उनमें फैटी एसिड चेन्स होते हैं। तो थ्रू आउट ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि दो फैटी एसिड्स एक ग्लाइसरोल के कार्बन के साथ ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होता है और दूसरा फैटी एसिड दूसरे कार्बन ऑफ ग्लाइसरोल के साथ ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच हो। ईस्टर लिंकेज आप जानते हैं COC डबल बॉन्डेड O, ये ईस्टर लिंकेज है, ये ईस्टर लिंकेज है। तो ईस्टर लिंकेज के थ्रू ये अटैच होते हैं बैक्टीरिया में और यूकेरिया में, यानी फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन में मौजूद होते उनमें डिफरेंसेस है आर्किया का और इस दो डोमेन का। आर्किया में जो फास्फोलिपिड होता है वो ग्लाइसरोल पे कंपोज्ड होता है और उसके साथ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन अटैच होती है। ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, दीज कॉर्नर्स रिप्रेजेंट ईच कार्बन, और ये जो इजाफी लाइंस है दीज रिप्रेजेंट ब्रांचेस। तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है एक, ये दूसरा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। तो आमतौर पे यानी आर्किया में ज्यादातर जितनी भी आर्किया आप देखेंगे उनमें ग्लाइसरोल के साथ जो हाइड्रोकार्बन, एक तो हाइड्रोकार्बन चेन्स है ना कि फैटी एसिड चेन्स है। तो आर्किया और बैक्टीरिया में, आर्किया और सॉरी यूकेरिया और बैक्टीरिया में ये फैटी एसिड चेन्स होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और ईस्टर लिंकेज के थ्रू ग्लाइसरोल के साथ अटैच होते हैं हर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में। लेकिन आर्किया में ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि आर्किया में उसके मेम्ब्रेन के हर मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोलिपिड में ग्लाइसरोल के साथ जो दो लॉन्ग चेन वाले मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो फैटी एसिड नहीं होते बल्कि हाइड्रोकार्बन होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, यानी ये ब्रांच जगह जगह पे ब्रांच मौजूद होते हैं या बाज में रिंग्स भी मौजूद होते हैं, यहाँ पे रिंग्स मौजूद होते हैं। तो वो ये फीचर्स बहुत एक बड़े डिफरेंस है आर्किया का बैक्टीरिया और यूकेरिया से, ठीक है। तो phospholipid molecules of the plasma membrane in the archaea have branched chain hydrocarbons or branch hydrocarbon chains with rings also in some archaea in those hydrocarbon chains. And second difference, these hydrocarbon chains attach with the glycerolic carbon or glycerol थ्रू ईथर लिंकेज। ये आप देख सकते हैं ये ईथर लिंकेज है यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है देखे। तो ये ईथर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। आर्किया में हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं ना कि फैटी एसिड चेन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और यूकेरिया में ये फैटी एसिड होते हैं लेकिन आर्किया में हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, साथ में ब्रांच भी होते हैं और बाज आर्किया में रिंग भी होते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बॉन्ड इन्वॉल्व है ग्लिसरॉल के साथ अटैचमेंट में वो ईथर लिंकेज है आर्किया में, यानी ये हाइड्रोकार्बन चेन्स दे अटैच थ्रू ईथर लिंकेज इन द थ्रू द विद द ग्लिसरॉल इन द आर्किया, व्हाइल इन यूकेरियन बैक्टीरिया पहले तो ये हाइड्रोकार्बन चेन्स होते नहीं है, फैटी एसिड चेन्स होते हैं और फैटी एसिड चेन होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं। तो और दूसरा बड़ा डिफरेंस इसका ये होता है कि दे अटैच विद द ग्लिसरॉल थ्रू ईस्टर लिंकेज। तो ये बड़े डिफरेंसेस है, ये नीचे आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया एंड द यूकेरिया हैव मेम्ब्रेन्स कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन्स अटैच्ड टू ग्लिसरॉल बाय ईस्टर लिंकेज, यानी इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए कि हर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक ग्लाइसरॉल से बना होता है बाय डिफॉल्ट और उसके साथ दो लॉन्ग चेन कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब वो लॉन्ग चेन कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल यूकेरिया और बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फैटी एसिड चेन्स होते हैं, यानी फैटी एसिड्स होते हैं दो। लेकिन आर्किया में ये फैटी एसिड नहीं होते बल्कि सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं और वो ब्रांच्ड भी होते हैं और साथ में बाज आर्किया में रिंग्स भी मौजूद होते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस क्या है कि यही हाइड्रोकार्बन चेन आर्किया में ईथर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ
लेकिन जो फैटी एसिड चेंज है यूकेरिया और बैक्टीरिया के ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू। सो मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ आर्किया एंड बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ये एक लिपिड की एग्जांपल ली है। तो फास्फोलिपिड आप जानते हैं पूरा वो बाइलेयर बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हर फास्फोलिपिड का ये डिफरेंस होता है आर्किया का दूसरे यानी यूकेरिया और बैक्टीरिया के डोमेन के साथ। सो द बैक्टीरिया एंड द यूकेरिया हैव मेम्ब्रेन्स कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन अटैच टू ग्लाइसरोल बाय ईस्टर लिंकेज। ये मैंने बताया, ये अनब्रांच फैटी एसिड चेंज है और ये अटैच है ग्लाइसरोल के साथ किस थ्रू? ईस्टर लिंकेज के थ्रू। लेकिन आर्किया में है मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स। ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन, ये लाइंस ब्रांच रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन्स अटैच टू द ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेज। ये बहुत एक बड़ा और कंट्रास्टिंग डिफरेंस है इनमें। तो unlike the bacteria and the eukarya, the archaea have membrane composed of branch hydrocarbon chains, which may also contain rings within the hydrocarbon chains attached to glycerol by ether linkage। यानी बाज जगहों पे रिंग्स हो सकते हैं, ये यहाँ पे ये रिंग्स अक्सर बने होते हैं, हेक्सागोनल या पेंटागोनल रिंग्स होते हैं जगह जगह पे इन ब्रांच की जगह, तो इस वजह से बाज में रिंग्स भी हो सकते हैं। द सेल वॉल ऑफ आर्किया कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकैन। सेल वॉल ऑफ आर्किया मौजूद होता है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकैन से नहीं बना होता। ये एक दूसरा बड़ा डिफरेंस किससे? बैक्टीरिया से। आर्किया आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक दैट अफेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे ज्यादातर जो एंटीबायोटिक काम करते हैं वो आर्किया पे एक्ट नहीं करते, आर्किया उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, तो ये एक और बायोकेमिकल डिफरेंस। बट आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक दैट अफेक्ट द यूकेरिया। यानी बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक काम करते हैं उसके लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं, वो इन पे एक्ट नहीं कर सकते आर्किया पे। लेकिन बाज यूकेरियाट्स पे जो एंटीबायोटिक काम करते हैं वो आर्किया पे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए सेंसिटिव होती है। यानी आर्किया इज मोस्टली नॉन सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक दैट एक्ट ऑन बैक्टीरिया। यानी जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करते हैं उसके लिए सेंसिटिव नहीं है आर्किया। सेंसिटिव मीन वो इस पे काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे साइड पे यही आर्किया है जो सेंसिटिव है बाज ऐसे एंटीबायोटिक के लिए जो यूकेरियाट के लिए बने हैं। यानी बाज यूकेरियाटिक एंटीबायोटिक, यानी जो एंटीबायोटिक यूकेरियाट पे काम करते हैं उनमें से बाज आर्किया पे भी काम कर सकते हैं। यानी यूकेरिया एंड आर्किया आर सेंसिटिव टू द सेम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये एक सिमिलैरिटी है यूकेरियाट में और डिफरेंस है आर्किया का बैक्टीरिया से कि उन एंटीबायोटिक के लिए ये नॉन सेंसिटिव है जो जिन एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट, आर्किया कंटेन राइबोसोमल आरएनए। आर्किया कंटेन राइबोसोमल आरएनए दैट इज यूनिक। ये तो हमने पढ़ा कि इसी बेस पे इनको सेपरेट डोमेन्स कंसिडर किया गया है कि इनके राइबोसोमल आरएनए में कुछ यूनिक सीक्वेंसेस थे जो ना आर्किया में मौजूद ना यूकेरिया में मौजूद थे ना बैक्टीरिया में मौजूद थे। आर्किया कंटेन राइबोसोमल आरएनए दैट इज यूनिक टू द आर्किया एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर रीजन। यानी ऐसे यूनिक रीजन मौजूद थे आर्किया के राइबोसोमल आरएनए में दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द राइबोसोमल आरएनए ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। तो यूनिक रीजन आर्किया में पाए जाते हैं, उसके राइबोसोमल आरएनए में पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और यूकेरिया में सिरे से नहीं पाए जाते। क्लियर? तो ये बड़े डिफरेंसेस है आर्किया के मेन डिफाइनिंग फीचर्स है। ये मेम्ब्रेन के लिपिड्स में डिफरेंस मैंने आपको बताया। डोमेन आर्किया फर्दर इट इज अ डोमेन कंटेनिंग माइक्रोब्स, ये मैंने बता दिया। प्रोकैरियोटिक है और सारे माइक्रोब्स है। जो बैक्टीरिया से डिफरेंट है किस बेस पे? जेनेटिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे। वो ऊपर हमने पढ़े, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है इसमें। ये वही डिफरेंसेज है बैक्टीरिया के, एक मेम्ब्रेन लिपिड्स के, सेल वॉल के, केमिकल कंपोजिशन के, सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स में, और राइबोसोमल आरएनए के यूनिक रीजन की वजह से ये डिफरेंट है बैक्टीरिया और यूकेरिया से। तो दे आर मोर सिमिलर टू द यूकेरिया इन रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन। ये आगे आ जाएगा। ये अभी मैंने बताया कि क्रोमेटिन यानी जेनेटिक मटेरियल किस तरह ये ऑर्गेनाइज करता है, उसकी कंपोजिशन, ये सब, और उसके जीन एक्सप्रेशन और जीन एक्सप्रेशन को किस तरह रेगुलेट करते हैं। ज़्यादातर इनके ये फीचर ये यूकेरियाट जैसे है।
यानी आर्किया में क्रोमेटिन तो जानते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल जिस फॉर्म में होता है, वो उसका स्ट्रक्चर और जीन एक्सप्रेशन, ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कब किस तरीके से उसने जीन बंद करना है और या उससे प्रोडक्ट बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करनी है, इनमें ये ज्यादातर सिमिलर है यूकेरियोट्स के साथ। यानी ये ज्यादातर डिफरेंट है बैक्टीरिया से और ज्यादा सिमिलरिटी रखता है इन फीचर्स में ये किसके साथ, यूकेरियोट के साथ। आर्किया ऑफन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये एक बहुत ज्यादा अहम फीचर है। आर्किया में हमें एक ऐसे वर्स्ट एग्जांपल और बिल्कुल एक्सट्रीम के एग्जांपल मिलते हैं, पीक्स के एग्जांपल मिलते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट जो हम कंसिडर करते थे कि यहाँ पे लाइफ सिरे से पॉसिबल नहीं है, वहां पे आर्किया सर्वाइविंग हमें रिपोर्टेड मिली है। तो इस वजह से हम कहते हैं आर्किया ऑफन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम मतलब वो साल्ट की एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा हाई साल्ट कंसंट्रेशन है वहाँ पे भी आप आर्किया मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वहाँ पे भी आपको आर्किया मिलेंगे, या बहुत बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, आइस वगैरह में आपको आर्किया लिविंग मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ओशंस के बेस बेंथ में, बिल्कुल डीप वाटर रीजन्स में, हाई प्रेशर रीजन्स में जहां पे 1000 या 1200 टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहां पे आपको आर्किया सर्वाइविंग मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा हाईली एनारोबिक कंडीशन में आपको आर्किया मिलेंगे। तो ये उसके एग्जाम्पल है। नीचे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो आर्किया रहते हैं वो इनको हम फिर कैटेगरीज इसके बनाते हैं। हाइपरथर्मोफाइल जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं और वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। साइक्रोफाइल जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं और वहाँ पे यानी बर्दाश्त कर सकते हैं लो टेम्परेचर को और सरवाइव कर सकते हैं, उनमें अडोप्टेशन होते हैं लो टेम्परेचर के लिए। पीजोफाइल जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, या बारोफाइल जिसको कहते हैं, पीजोफाइल जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं और वहाँ पे सरवाइव करते हैं, हाई प्रेशर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते। एसिडोफाइल जो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा यानी लो पीएच पे रहते हैं, उनको एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो इसमें सिर्फ आर्किया तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हम आर्किया की जिक्र करते हैं। एसिडोफिलिक आर्किया, पीजोफिलिक आर्किया, साइक्रोफिलिक आर्किया, हाइपरथर्मोफिलिक आर्किया, यानी इन कैटेगरी में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म आर्किया है। कुछ बैक्टीरियाज वगैरह भी इस तरह होते हैं जो इस हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर या हाई एसिडिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये आर्किया होते हैं जो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं या कर सकते हैं। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स क्या मतलब है, सैलिनिटी, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में सरवाइव करने वाले आर्किया। मेथेनोजेनिक जो मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जो मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी इसमें आते हैं। वन रीजन फॉर दिस इज दैट, अब ये ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में क्यों सरवाइव करते हैं तो आगे भी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के पीछे एक रीजन है। बाकी ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं रह सकते, ये क्यों रहते, उसकी एक मेन वजह इनके मेम्ब्रेन के लिपिड के अंदर जो ईथर लिंकेज है। One reason for this is that the ether containing linkage in the archaea membrane is more stable than the ester containing bond or linkage in the bacteria and eukarya membrane, and are better able, that's why they are better able to withstand higher temperature, stronger acid concentration and salt concentration and pressure. क्लियर हुआ, यानी ये इतने हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, या बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में और हाई साल्ट कंसंट्रेशन में और लो यानी एसिडिक कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन में क्यों सरवाइव करते हैं, उनके पीछे एक मेन रीजन इनके मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है। और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी किस वजह से, इनके मेम्ब्रेन के लिपिड्स में ईथर लिंकेज होता है और ईथर लिंकेज मोर स्टेबल होता है ईस्टर लिंकेज से, जो कि बैक्टीरिया और यूकेरिया के मेम्ब्रेन के लिपिड्स में होता है। क्लियर। इसके अलावा बाज आर्किया में स्टेबिलिटी इस वजह से भी होती है कि बैक्टीरिया और यूकेरिया में बाइलेयर फॉर्म में मेम्ब्रेन होता है, यानी दो सेपरेट फास्फोलिपिड लेयर होते हैं। लेकिन बाज आर्किया ऐसे है कि उनमें मेम्ब्रेन मोनोलेयरिक होता है, एक लेयर से बना होता है,
इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी मजीद इनहेंस्ड होती है। जो हाइपर थर्मोफाइल होते हैं, ठीक, और एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स होते हैं, तो वो इसी की वजह से इतने हाई टेम्परेचर और इतने हाईली एसिडिक कंडीशन बर्दाश्त करते हैं, उनके मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी की वजह से। और स्टेबिलिटी किस वजह, ईथर बॉन्ड की वजह से है, और हाइड्रोकार्बन चेन, ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स की वजह से है, और मोनोलेरिक मेम्ब्रेन है बाज आर्किया में, उसकी वजह से। तो ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे जल्दी जल्दी इसके चंद एग्जांपल। एक्सट्रीमोफाइल्स है, ज़्यादातर आर्किया होते हैं, उसमें हाइपर थर्मोफाइल्स है, वो मैंने बताया। दोज आर्किया और एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम आर्किया की जिक्र कर रहे हैं, तो हम आर्किया से ही एग्जाम्पल लेंगे। लिव इन हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, दैट इज ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जहाँ पे हमें ऐसे आर्किया मिले हैं जो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मीडियम में भी सर्वाइविंग करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्ट्रेन 121, ये रिकॉर्ड होल्डर है, सबसे हाई टेम्परेचर पे रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म ये है, जिसको शॉर्ट स्ट्रेन 121 कहते हैं, और साइंटिफिक नेम जियोजेम्मा बारोसाई है, जियोजेम्मा बारोसाई। ये एक आर्किया है जो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइविंग कंडीशन में और साथ रिप्रोड्यूस भी कर रही थी, यानी मल्टीप्लाई भी कर रही थी। तो एक हैरान कुन बात कि इतनी हाई टेम्परेचर पे 121 डिग्री सेल्सियस पे ये किस तरह सर्वाइव कर रही है, और फिर रिप्रोड्यूस किस तरह कर रही है, यानी मल्टीप्लाई किस तरह कर रही है। तो ये एक हैरान कुन बात है, और उस हैरानगी के पीछे एक रीजन है, वो मैंने आगे आपको बता दिया पहले, कि ईथर लिंकेज और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी वजह से इतने हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इज एन आर्कियन एबल टू रिप्रोड्यूस एट 121 डिग्री सेल्सियस इन पैसिफिक ओशन। पायरोलोबस फ्यूमेराई, ये भी एक आर्कियन है, एंड नहीं है, डी हटा दे, एनार्कियन, लिविंग एट 131 डिग्री। इससे पहले ये अभी रिपोर्टेड हुए, इससे पहले ये रिकॉर्ड होल्डर थी, सबसे हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाले आर्किया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसका। अब इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे हाई टेम्परेचर पे रहने वाले एक आर्किया का स्ट्रेन, जिसको हम जियोजेम्मा बारोसाई कहते हैं। तो ये 113 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइविंग मिली। अटलांटिक हाइड्रोथर्मल विंड किसे कहते हैं, ये समंदर में नीचे जिस तरह सरफेस पे बाज चिमनीज होते हैं, जहाँ पे जमीन के अंदर जो गर्म लावा वगैरह बनती है, और वो बाहर आके होल कर देते हैं, और वहाँ पे गर्म गैसेस वगैरह या वही लावा निकलता है, तो इसको विंड्स कहते हैं, थर्मल विंड्स कहते हैं। अगर अगर ये खुश्की पे है तो थर्मल वॉल्केनिक विंड्स कहते हैं। लेकिन अगर ये जमीन में है, सॉरी, अगर ये ओशन में है और ओशन में ये बेस में मौजूद है, यानी पानी के अंदर ये वेंट से, और वहां पे गरम गरम गैसेस और लावा निकलती है, उससे जमीन के अंदर होल्स है, और उससे यानी जो अर्थ के कोर में जो लावा या मैग्मा पड़े है, वो गर्म यानी एक रास्ता बना के सरफेस तक आती है। वो पानी के अंदर भी आ सकते हैं सरफेस पे, यानी पानी के अंदर बेस में एक होल कर दिया और वहां पे गैसेस वगैरह निकलते हैं, बहुत ज्यादा हॉट गैसेस, वहां पे हाई टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से उसको हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर कहते हैं। अटलांटिक ओशन में ये मौजूद होता है। पायरोकोकस फेरियोसस एनार्कियन लिविंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक और हाइपर थर्मोफाइल है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकती है। ये तीन एग्जांपल हाइपर थर्मोफाइल्स आर्किया के। साइक्रोफाइल्स, सम लिव एट वेरी कूल टेम्परेचर, यानी दोज आर्किया दैट लिव एट वेरी लो टेम्परेचर, लाइक ग्लेशियल आइस, ग्लेशियर्स वगैरह में ऐसे आर्किया मिले हैं कि वो सर्वाइव करते हैं ग्लेशियर्स में। एग्जाम्पल मेथानोजीनियम, फ्रेजिडियम, ज्यादातर इसमें मेथानोजेनिक आर्किया भी आते हैं, मेथानोजन्स भी आते हैं, वो भी साइक्रोफाइल्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल मेथानोजीनियम फ्राइजिडियम का एग्जाम्पल उठाया है। पीजोफाइल स्टिल सम अदर लिव इन ओशन डेप्थ एट हाई प्रेशर, बस बहुत हाई प्रेशर पे इतनी डीप समंदर के डेप्थ में, जमीन यानी अंदर बेंत में
फ्लोर ऑफ ओशन में पाए जाते हैं, उसके उस पे वाटर का इतना हाई प्रेशर होता है, यानी 1000 टाइम ऑफ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसका एग्जांपल थर्मोकोकस फिजोफाइलस है, जो 1283 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सरवाइव करती है। हम ऑर्गेनिज्म इतने हाई प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आर्किया कैन टॉलरेट दैट, इस वजह से पीजोफाइल्स कहते हैं। एसिडोफाइल स्पीशी ऑफ एसिडोफाइल जो हाई एसिडिक कंडीशन पे रहते हैं। पिक्रोफाइलस की स्पीशीज, पिक्रोफाइलस जेनरस है, जेनरा है, जीनस है, जिनकी स्पीशीज हाईली एसिडोफिलिक है और ये एसिड टॉलरेंट भी होते हैं, यानी एसिडिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दे कैन बी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एट अराउंड 0 pH, 0 pH पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जापान के एसिडिक सॉइल से आइसोलेट किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा मेथानोजेंस मैंने बताया, मीथेन जनरेटर्स जो अर्किया होते हैं उसको मीथेनोजेनिक अर्किया कहते हैं, विच प्रोड्यूस मीथेन गैस एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड आर फाउंड इन एनारोबिक एनवायरनमेंट। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सच एज मार्शेज वगैरह, यानी जो हम दलदल वगैरह कहते हैं, या जो जिन इलाकों में पानी के सरफेस पे 1 फीट तक तकरीबन या चंद इंचेस तक पानी पूरे साल में ज़्यादातर दौरानिए में रहता है, तो उसको हम मार्शेस कहते हैं। या हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, या एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम, कैटल्स वगैरह में भी ये पाए जाते हैं, यानी काउज बफेलोस के अंदर स्टोमक में भी ये पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसका मिथानो सार्सिना बारकेरी, मिथानो सार्सिना बारकेरी एक स्पीशी है मिथानोजेनिक आर्किया की। हेलोफाइल आर्किया दैट लिव इन हाई साल्ट कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल हेल आर्किया और नैनो हेलो आर्कियोटा, हेलो आर्किया और नैनो हेलो आर्कियोटा, ये एक एग्जाम्पल है इसके हेलोफाइल आर्किया के, जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन को में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े ग्रुप्स है, क्रीनो आर्कियोटा, यूरे आर्कियोटा, नैनो आर्किया, कोर आर्कियोटा, ये बड़े ग्रुप्स है आर्किया अंदर। तो आई होप दिस विल क्लैरिफाई यूर कंसेप्ट अबाउट आर्किया, कि व्हाट इज़ आर्किया। ज़्यादातर स्टूडेंट के जहन में कि आर्किया क्या है, एग्जाम्पल इसके क्या है, तो एक्चुअली ये पहले हम बैक्टीरिया कंसिडर करते थे, आजकल इसको हम अलहदा डोमेन, और ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। इसकी बड़ी पहचान कि ज़्यादातर ये ओपनली एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आर्किया एक्सट्रीमोफाइल्स होंगे, सारे के सारे नहीं है, कुछ नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, लेकिन ओपनली इसमें ये नोटेबल एग्जांपल्स है कि दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। डोमेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आल्सो नोन एज यू बैक्टीरिया, इसको यू बैक्टीरिया कहते हैं और ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर आल्सो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ना हो, कंपार्टमेंटलाइजेशन ना हो, मतलब सब कंपार्टमेंट सेल में ना बने हो, मतलब कोई सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो, कोई सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ना हो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर्स, दैट आर कॉमन इन ह्यूमन डेली लाइफ, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। नीचे हम पढ़ रहे हैं कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, इन 3 डोमेन में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट ये है, विद मोर देन 70 फाइलम लेवल लीनेज, यानी 70 फाइलम्स बना सकते हैं हम बैक्टीरिया के, इतने ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है और इतने ज़्यादा डोमिनेंट है नंबर में भी। 7 of these lineage have species that are human pathogens, इस 70 फाइलम्स में से फिर 7 लाइंस, एवोल्यूशनरी लाइंस यानी ग्रुप्स ऐसे हैं जो ह्यूमन पैथोजेंस है, जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, यानी दे आर इकोनॉमिकली और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया कैन बी, आप देखते हैं कितनी बीमारियां ह्यूमन के, ये ज़्यादातर इसमें से बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, तो बैक्टीरिया आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे खुद को बचाना। इसके अलावा बहुत अहम पॉजिटिव साइड पे भी बैक्टीरिया है जो हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन के लिए। कैसे, यानी यू बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे होते हैं, किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल ईच ईयर, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रियलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से मरते हैं, बीमारियों की वजह से मरते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव फंक्शंस भी है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए भी हम फार्मो, ये जितनी भी मेडिसिन कंपनीज होते हैं ये कल्चरिंग करते हैं बैक्टीरिया की और उसके थ्रू बाज़ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं
कमर्शियल लेवल पे जो मार्केट में बाज़ एंटीबायोटिक्स वगैरह या थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर इनको हम बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के थ्रू और स्पेशली बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं। इसके अलावा बाज़ फूड डाइजेस्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फूड डाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। फूड डाइजेशन के लिए यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, दूसरे एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। ये फीचर्स है। द बैक्टीरिया हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल, वो मैंने बता दिया। लाइक द यूकैरिया दे हैव मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड, दे हैव मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन्स अटैच्ड टू ग्लिसरॉल बाय स्ट्रेल। ये ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। यूकैरिया और बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल के साथ जो अटैच होता है लॉन्ग चेन, वो एक्चुअली अनब्रांच फैटी एसिड चेन होता है और वो बाइंडेड होता है ग्लिसरॉल के साथ किस बॉन्ड के थ्रू? ईस्टर लिंकेज के थ्रू। आर्किया में क्या था? ईथर लिंकेज के थ्रू। इन दो में ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। क्या अटैच होते हैं? फैटी एसिड्स, और वो भी अनब्रांच फैटी एसिड्स। लेकिन आर्किया में क्या थे? हाइड्रोकार्बन चेन्स थे और ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स थे। क्लियर हुआ? और ईथर लिंकेज के थ्रू अटैच थे। सो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया अनलाइक द आर्किया एंड यूकैरिया। सेल वॉल बैक्टीरिया का इन दोनों से डिफरेंट होता है। किस लिहाज से? कि क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है और भी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो ना आर्किया के सेल वॉल में होते हैं ये, और ना यूकैरिया के सेल वॉल में होते हैं। सो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्किया एंड यूकैरिया बिकॉज इट कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकैन व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द आर्किया और यूकैरियल सेल वॉल। Bacteria are sensitive to traditional antibacterial antibiotics. Bacteria are sensitive to traditional antibacterial antibiotics but are resistant to most antibiotics that affect eukarya. तो बैक्टीरिया ज़्यादातर हमारे मार्केट में जो एंटीबायोटिक्स मौजूद है ज़्यादातर वो अगेंस्ट बैक्टीरिया होते हैं। सो जितनी भी ट्रेडिशनल रिवायती बहुत पहले से जो यूज़ होते आ रहे हैं, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेंसिटिव होती है, यानी बैक्टीरिया इज सेंसिटिव टू दोज ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स। लेकिन दूसरे साइड पे यूकैरिया इन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। या दूसरे एंगल से बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक, लेकिन बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होती है उन एंटीबायोटिक के लिए जो अफेक्ट करते हैं यूकैरियोटिक को। यानी यूकैरिया जो जिन एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है उन एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। यानी बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक काम करते हैं जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक है, जो बहुत पहले से यूज़ होते आ रहे हैं और वो ज़्यादातर एंटीबैक्टीरियल है। लेकिन वो एंटीबायोटिक्स जो यूकैरिया को अफेक्ट करते हैं उनके लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। मतलब रेजिस्टेंट मतलब कि बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक जो यूकैरियोट के लिए बने हैं उस पे काम नहीं करते। तो ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में डिफरेंस। बैक्टीरिया सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक बट रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट्स यूकैरिया। Bacteria contain ribosomal RNA that is unique to the bacteria as indicated by the presence of molecular region. वही बात है, बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए में भी एक यूनिक रीजन होता है जो आर्किया और यूकैरिया के राइबोसोमल आरएनए में नहीं होता। रीजन मीन बेस का सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का एक पोर्शन होता है। कुछ सिमिलैरिटी भी होता है, ये नहीं है कि सारे की सारी राइबोसोमल आरएनए डिफरेंट होती है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि वो ना यूकैरिया में पाए जाते और ना आर्किया में पाए जाते हैं। इन तीनों का यही डिफरेंस है कि आर्किया के राइबोसोमल आरएनए में ऐसे रीजन है कि वो ना यूकैरिया में है ना बैक्टीरिया में है, और बैक्टीरिया में इसके राइबोसोमल आरएनए में ऐसे रीजन है कि ना वो यूकैरिया में है ना आर्किया में है, और इस तरह यूकैरिया में ऐसे राइबोसोमल आरएनए के रीजन है जो ना बैक्टीरिया में है ना आर्किया में है। इज इट क्लियर? तो सेम पॉइंट है, लेकिन अलग-अलग हमने हर एक के नीचे लिखा है हेडिंग के। बैक्टीरिया इंक्लूड माइकोप्लाज्मास, ये एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। आप जानते हैं बैक्टीरिया के नेम्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देयर आर कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। इसके अलावा कुछ स्पीशी के एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये बीमारियां काज करते हैं बच्चों वगैरह में, स्किन रैशेस वगैरह काज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी काज करते हैं, बिसेलस एंथ्रासिस है, इस तरह एंथ्राक्स काज करते हैं, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है, बहुत डेडली बैक्टीरिया है, एक वॉर हिस्ट्री भी रखती है, अमेरिका पे एथ्रॉक्स बॉम्ब भी यूज हुआ था, इनके स्पोर्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये बेसिलस एंथ्रासिस एक बैक्टीरिया जो बेसिलस एंथ्रॉक्स काज करते हैं, जो डायरेक्ट इंसान यानी एक फैटल बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो ये डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन यूकेरिया एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, द यूकेरिया डाइवर्ज रिसेंटली, यानी वो बैक्टीरिया बहुत पुराना एक ब्रांच है मैन इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ लाइफ का, ये रीसेंट है, वो 2 या 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना कंसिडर होता है, ये 1.5 बिलियन ईयर्स पुराना ब्रांच है आर्किया से, ये पुराना कंसेप्ट है, ठीक है। आर्किया, क्योंकि इस सेंस में हम ये कहते हैं बात कि आर्किया से बैक्टीरिया पहले राइज हुई और फिर यूकेरिया, लेकिन मौजूदा कंसेप्ट बहुत चेंज होते हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर we will try to restrict ourselves to this concept कि आर्किया ओल्डेस्ट लाइफ ऑफ फार्म है, उससे बैक्टीरिया पहले एज अ ब्रांच अराइज हुई और फिर बाद में 1.5 बिलियन ईयर्स अगो यूकेरियाटिक ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ, जो आजकल एक बड़ा ग्रुप है यूकेरिया। तो इस वजह से हम कहते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया द यूकेरिया डाइवर्ज रिसेंटली अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम आर्किया। द यूकेरिया आल्सो स्पेल्ड एज यूकेरिया, सी के साथ भी हम लिख सकते हैं। इसके फीचर्स ये है, वही सेम फीचर्स है जो ऊपर लिखे है, लेकिन सेम हेडिंग्स है, लेकिन इसमें थोड़े ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन यूकेरिया हैव यूकेरियोटिक सेल, इनमें जो सेल्स होते हैं यूकेरियोटिक सेल होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिजम्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, सेल के इर्द गिर्द बाकायदा सेलुलर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो जेनेटिक मटेरियल को एक अलहदा चैम्बर में रखता है सेल के अंदर, यानी सब चैम्बर्स बनाए होते हैं, सब कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, इस वजह से कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल्स कहते हैं कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल्स, जिसमें कंपार्टमेंट, जिनके सेल्स में कंपार्टमेंट्स बने हो, यानी वो cells that have membrane bounded nucleus and other membrane bounded organelle. Compartmentalization permits the evolution of specialization within the cell. ये कंपार्टमेंटलाइजेशन अराइज हुई जब फर्स्ट यूकैरियोट ओरिजिनेट हुआ। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि किस तरह ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इन सेल्स में बने, क्योंकि हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट हुआ है, हमने अभी ऊपर कहा ना यूकैरियोट से सॉरी आर्किया से यूकैरियोट ओरिजिनेट हुए, तो आर्किया तो प्रोकैरियोटिक है। तो किस तरह ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल किस तरह ये बने, तो इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और इस ये एक प्रॉपर इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हुआ है, एक स्कीम के थ्रू हुआ है। तो दिस एवोल्यूशन इज एक्चुअली द स्पेशलाइजेशन विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर काम के तकसीम के लिए अलहदा अलहदा चैम्बर बनाए गए कि ये फला काम करेगा, ये एनर्जी बनाएगा, एटीपी बनाएगा, ये फूड बनाएगा या ये फूड डाइजेस्ट करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सिक्रीशन करेगा। तो ये सब कंपार्टमेंटलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन विद इन द सेल, इनसाइड द सेल सब कंपार्टमेंटलाइजेशन करना कि चैम्बर बनाए कि ये जगह, ये ऑर्गेनेली ये काम करेंगे, तो इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मतलब लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी स्पेसिफिक एंजाइम है, तभी वहां पे सिर्फ क्रेब साइकिल होता है, बाहर नहीं होता। अगर उसके एंजाइम बाहर भी होते तो क्रेब साइकिल फिर बाहर भी होता, लेकिन इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं कि वो सारे एंजाइम जो क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व है या माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में इन्वॉल्व है, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बंद कर दिए, और इस तरह क्लोरोप्लास्ट के जो एंजाइम्स है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व, वो सारे क्लोरोप्लास्ट में अंदर है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन इसको कहते हैं कि सब चैम्बरिंग की सेल के अंदर के ये फला फंक्शन करेगा, ये फला फंक्शन करेगा, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लाइसोसोम है, फूड डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है, सुसाइड बैग कहते हैं हम, तो वजह उसकी ये है कि वहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें अंदर बंद है, तो ये एक कंपार्टमेंट है अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एक कंपार्टमेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंपार्टमेंट है। क्लियर हुआ? कंपार्टमेंटलाइजेशन परमिट्स और अलाउ द इवोल्यूशन ऑफ स्पेशलाइजेशन में, और वक्त के साथ साथ सेल कॉम्प्लेक्स बनता गया, यानी इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सेल, यूकैरियोट एक कॉम्प्लिकेटेड सेल है।
इन यूकैरियोटिक सेल सॉरी इन द यूकैरिया द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इवेंट, ये मैंने बताया न्यूक्लियस अलहदा चैम्बर होता है यूकैरियोटिक सेल में ना, मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा यूकैरियोटिक सेल में, और ट्रांसलेशन हमें पता है राइबोसोम करता है, साइटोप्लाज्म में करता है। तो इन दोनों को अलहदा करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया यूकैरियोट। Mitochondrial and chloroplast membrane compartmentalize energy processing. Mitochondrial and chloroplast membrane compartmentalize energy processing. इन्होंने कंपार्टमेंटलाइज किया एनर्जी प्रोसेसिंग को। एनर्जी प्रोसेसिंग क्या है कि एक साइड पे फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, दूसरे साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, उसकी ब्रेकडाउन, यानी दोनों अपोजिट प्रोसेस है। एक अलग कंपार्टमेंट में होता है यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है, और दूसरे साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फूड ब्रेकडाउन प्रोसेस। So true multicellularity and the evolution of tissue organs and organ system evolved only in this lineage. और यही वाहिद यूकैरियोट है जिसमें हम कहते हैं ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। यानी आगे हमने पढ़ा ना, वो यूनिसेलुलर है, आर्किया डोमेन और बैक्टीरिया डोमेन। वाहिद यूकैरियोटिक डोमेन है जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ टिश्यू के बनने का, ऑर्गन के बनने का, और ऑर्गन सिस्टम बने और फुल ऑर्गेनिज्म बने। अब इसकी फीचर, तो वही फीचर्स है, देख सकते हैं। दे हैव मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन अटैच्ड टू द ग्लाइसरोल बाय ईस्टर लिंकेज, बैक्टीरिया की तरह। नॉट ऑल यूकैरिया पोजेस सेल्स विद सेल वॉल, बट यानी ये वही डायग्राम आप उसमें देखेंगे तो वही डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ईस्टर लिंकेज और ईथर लिंकेज मैंने डिटेल से वहाँ पे टाइम लिया ताकि मैं दोबारा उस पिक्चर तक ना जाऊँगा, वो फिर आप देख सकेंगे। नॉट ऑल यूकैरिया पोजेस सेल्स विद अ सेल वॉल, बट फॉर दोज यूकैरिया हैविंग अ सेल वॉल, सब यूकैरियोट में, वो आपको पता है एनिमल में सेल वॉल नहीं है इनके सेल में, ठीक है। तो जिन यूकैरियोट में सेल वॉल है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना नहीं होता, वो या सेलुलोज का बना होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है। प्रीडोमिनेंटली सेलुलोज का बना होता है प्लांट्स में, और काइटिन का बना होता है किसमें, फंजाई में। तो ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट का सेल वॉल जिस किसी भी केमिकल से बना होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन का नहीं बना होता है। ज्यादातर ये सेल, इनका सेल वॉल अगर प्लांट्स की बात करें तो सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज से बना होता है, पेक्टिन से बना होता है। अगर फंजाई की बात करें तो काइटिन से प्रीडोमिनेंटली बना होता है। यूकैरिया आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। ये रेजिस्टेंट, जितनी भी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं या उसको किल कर सकते हैं, यूकैरिया के अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकती, यानी यूकैरिया रेजिस्टेंट होती है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक की। लेकिन सेंसिटिव है टू मोस्ट एंटीबायोटिक दैट आर, यानी ऐसे एंटीबायोटिक है जो यूकैरियोट के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। क्लियर? सो यूकैरिया contain ribosomal RNA that is unique to the eukarya as indicated by the presence molecular region, यानी इसके डीएनए में भी इसको हमने अलग डोमेन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि इसके राइबोसोमल आरएनए में भी एक यूनिक रीजन होता है जो ना बैक्टीरिया में होता है और ना अर्किया की राइबोसोमल आरएनए में होता है। तो क्लियर, वही फीचर्स है यहाँ पे इनके लिहाज से हमने एक्सप्लेन की। डोमेन यूकैरिया को फिर फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया था कि उसके मुताबिक 5 किंगडम थे। तो उसका एक किंगडम स्प्लिट हुआ किस में, दो डोमेन्स में, दो किंगडम में या दो डोमेन में। आर्किया अलहदा हुआ, आर्की बैक्टीरिया अलहदा किंगडम बना, और यू बैक्टीरिया अलहदा किंगडम बना, और इस तरह वो दो डोमेन भी सेपरेट हुए। यहाँ पे बाकी बच जाते हैं 4 किंगडम हमारे पास, यानी 5 में से 4 रह गया ना। एक तो किंगडम मोनेरा खत्म हुआ, उसके बजाय दो किंगडम बने, आर्की बैक्टीरिया एंड आर्किया एंड यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया। और बाकी 4 कौन से थे, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 4 यूकैरियोटिक किंगडम थे, उसमें भी हमने पढ़ा था। तो वो यहाँ पे सिर्फ मैं रिव्यू कर देता हूँ, सिर्फ आप देखें इसके फीचर्स को। द यूकैरिया आर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा आर सिंपल प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर मोस्टली मोटाइल यूकैरियोटिक। ये मेन फीचर है कि सिंपल होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं,
और मोटाइल होते हैं ज़्यादातर और यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जांपल इसमें मोल्ड्स आते हैं, यूग्लिनाइड्स आते हैं, यूग्लिना वगैरह, एल्गीज आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। पहले किंगडम फंजाई हमने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। सारे सेल इनमें यूकैरियोट्स होते हैं। सेल हैव सेल वॉल बट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, यानी सेल वॉल होता है, ठीक है, लेकिन काइटिन से बना होता है। They do not carry out photosynthesis and obtain nutrient through absorption. They do not carry out photosynthesis and obtain nutrient through absorption. क्लियर हुआ? यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते लेकिन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के थ्रू न्यूट्रन हासिल करते हैं। हेट्रोट्रॉफ से मतलब वो हमने पढ़े पहले। इसका मतलब क्या है कि सेल बट आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। सेल वॉल होता है लेकिन प्लांट का सेल वॉल जो आपको पता है वो एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं। उन डेड सेल्स के सेल वॉल होती है तो वो टिश्यू बन के फिर सेल वॉल में कन्वर्ट होता है। जब उनका सेंटर से साइटोप्लाज्म वगैरह ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ सेल वॉल रह जाता है हार्ड फॉर्म में प्लांट्स का, तो उसको हम फिर सेल वॉल्स कहते हैं। यहाँ पे ये टिश्यू में फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता, मतलब ये केमिकल है, काइटिन पॉलीसेकेराइड से बना होता है इनका सेल वॉल। क्लियर हुआ? तो प्लांट्स की द सेल हैव सेल वॉल बट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, यानी ये टिश्यू वगैरह नहीं बनाते। ज़्यादातर फंजाई भी मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टिश्यूज़ वगैरह इनमें नहीं मिलते हमें अगर एक अदर एंगल से एक्सप्लेन करें, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एग्जांपल्स इंक्लूड सैक फंजाई, क्लब फंजाई, यीस्ट एंड मोल्ड्स। एग्जांपल इंक्लूड सैक फंजाई, क्लब फंजाई, यीस्ट यानी एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ये एस्कोमाइकोट्स एंड बेसिडियोमाइकोट, ये सब इसमें आते हैं। यीस्ट और वोल्ड्स वगैरह भी आते हैं। किंगडम प्लांट ही प्लांट आप जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, टिश्यूज में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये यहाँ पे अब ये क्लियर हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इनमें टिश्यूज नहीं होते, स्पेशलाइज्ड टिश्यू मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन जस्ट मास ऑफ मैनी सेल्स होते हैं एक बॉडी। या हाइपी और माइसीलियम हमने बात की थी पहले उस फर्स्ट लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते, ठीक है। सेल वॉल के रिलेटेड बात ये नहीं है, सेल वॉल नहीं हो, सेल वॉल होता है लेकिन कर्टेन से बना होता है और सारे फंजाइज जो है वो उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते ना, यानी ट्रू टिश्यूज नहीं एग्जिस्ट करते। इनमें टिश्यूज होते हैं और सेल वॉल्स भी होते हैं। दे सेल वॉल सिलो से बना होते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रन बाय फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड लेते हैं और रूट्स के थ्रू न्यूट्रन अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड mosses, ferns, conifers and flowering plant, angiosperms, gymnosperms, bryophytes, ठीक है, pteridophytes वगैरह। किंगडम एनिमलिया, animals are multicellular organism composed of eukaryotic cell. The cells are organized into tissue and lack cell wall. They do not carry out photosynthesis and obtain nutrients primarily by ingestion. ये आपको पता है इंजेक्शन के थ्रू करते। एग्जाम्पल इंक्लूड स्पॉन्जेस आते हैं, पहले फाइलम पोरेफ्रा के मेंबर को स्पॉन्जेस कहते हैं, वर्म्स वगैरह, एनेलिड्स वगैरह, निमाटोड्स वर्म्स है, इंसेक्ट्स आते हैं, वर्टेब्रेट्स आते हैं इसमें। क्लियर हुआ? तो ये था डोमेन यूकेरिया। इनमें तीनों डोमेन्स में डिफरेंसेस क्या है, तो इसकी एक जर्नल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेन डिफरेंसेस है। Archaea and bacteria are generally similar in size and shape, although a few archaea have very strange shapes such as the flat. चलो ये थर्ड पार्ट में हम कर लेंगे।